प्रिय छात्र एवं छात्राओं एवं संस्कृत व्याकरण के जिज्ञासुओं, आज पुनः हम लोग उत्तर कृदंत के प्रकरण को लेकर के आए हुए हैं और आज हमने जो आप लोगों को सूचना दिया था लगभग 5-6 सूत्रों को दिया था कि 5-6 सूत्रों का मतलब आज हम लोग व्याख्या करेंगे और सिद्धियाँ करेंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि उतना तो नहीं हो पाएगा। आज हम लोग केवल 2 ही सूत्रों की व्याख्या करेंगे, इच्छा और अप्रत्ययात। केवल इतनी ही 2 सूत्रों की आज व्याख्या करेंगे, क्योंकि इसमें कई कंडीशंस हैं। एक तो ये कि बहुत आज मतलब कुछ सिद्धियां हैं कि जो मतलब ज़्यादा सूत्र लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि समयाभाव के कारण तो बाकी जो सूत्र बचेंगे उसको हम लोग अगले सोमवार को ही हम लोग देख पाएंगे। तो आज केवल 2 का ही व्याख्या हम लोग करें। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आज जो पहला सूत्र है वह है इच्छा। इच्छा सूत्र क्या कहता है? कहता है कि इस धातु से श प्रत्यय का निपातन होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग निपात सूत्रों को बहुत पढ़े हुए हैं। संधि प्रकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चादयो असत्वे, चादयो असत्वे याद होगा। असत्वे माने जो द्रव्य रहित हो तो च आदि को निपात कहा जाता है। तो निपात का केवल एक सूत्र नहीं है, उसके बाद भी एक आगे प्रकरण में कहते हैं कि प्रादय, प्र आदि को भी निपात कहा जाता है। उसके बाद भी आगे प्रकरण में और कह देते हैं, क्या कह देते हैं? कह देते हैं कि निपात एकाजनाम। तो यह तो 2 प्रकार के विधि को प्रकट कर देता है। निपात एकाजनाम, एक अच अनाम निपात। क्या कहने का तात्पर्य? कि एकाच यदि एक अच हो माने एक स्वर हो, लेकिन कह रहे हैं कि अनांग, लेकिन आंग न हो। तो आ में और अनांग के प्रकरण में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। आ और आंग के प्रकरण में कभी क्लास में या कहीं यदि समय मिलेगा तो इसकी व्याख्या हम लोग करेंगे, क्योंकि आ और आंग का प्रकरण थोड़ा सा लंबा है। इस दर्थे क्रिया योगे इस तरह का मतलब उसका प्रकरण है, तो अभी हम उसके व्याख्या में नहीं जाएंगे। तो निपात एकाजनांग क्या कहता है कि यदि एक अच हो और लेकिन वह अनांग, आंग का आ न हो, तो कह रहे हैं कि वहाँ भी निपात होता है और प्लुत भी होता है। तो ये 2 प्रकरण को प्रकट करता है। तो कहने का मतलब कि निपात के भी समय समय पर जो है निपात के सूत्र आते रहते हैं। उसी में से एक इच्छा भी है। इच्छा भी एक निपातन सूत्र करता है और अपना विधि को भी प्रकट करता है, जैसे निपात एकाजनांग है। तो ये क्या कहता है? कहता है कि इस धातु से जो स प्रत्यय लगता है वह स प्रत्यय निपातन होता है। ध्यान दीजिए, वो स प्रत्यय निपातन होता है। कहा गया शुरू में ही हम लोग वैसे ही सिद्ध करेंगे कि धातु प्रत्यय एवं परश्च, इन तीनों अधिकार सूत्रों के द्वारा एवं स्त्रीत्व विशिष्ट भाव के अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह स्त्रीत्व विवक्षा में भी होता है। तो कह रहे हैं कि स्त्रीत्व विशिष्ट भाव के अर्थ में इच्छा सूत्र से निपातन होने के कारण स प्रत्यय लगकर बनेगा। क्या बनेगा? ईश धन श, ईश धन श। और ईश, ध्यान दीजिएगा कि यह मूर्धन्य श है। ईश धातु वही होता है। तो ईश श हो गया तो अनुबंध लोप श का कर देंगे लशक पत अधीते से, तो अ बचेगा। तो हो जाएगा क्या? ईश अ। जब ईश अ हो जाएगा तो यहाँ पर सार्वधातुकार्ध धातुकयों से
आप जो है सित होने के कारण सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे, क्योंकि स इत है इसलिए सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगा। और जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कर्तरी शप से शप विकर्ण का आगम होने लगता है। शप को हम विकर्ण भी कहते हैं, यह भी आप लोग जाने रहिएगा। तो कर्तरी शप से शप विकर्ण का आगम हो जाएगा। तो जब आगम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस शप अब शप में भी अनुबंध लोप कर दीजिए, शकार का और पकार का लोप हो जाएगा तो अ बचेगा, इस अ। जब इस अ बचेगा तो वहाँ पर अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। और जब पररूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों अ के स्थान पर एक ही अ होगा तो हो जाएगा इस अ। तो अब इस अ हो गया तो यहाँ से प्रक्रिया थोड़ा सा अब लगना शुरू हो गया। यहाँ तक तो आसान था। अब यहाँ पर लग जाएगा कि ईशु गमीयमाम छ। सूत्र क्या है, ईशु गमीयमाम छ। इसकी व्याख्या हम लोग पहले देख लें तो फिर उसको देखते हैं। पहले कह रहे हैं कि इश माने इच्छा करना, गम का तात्पर्य जाना, और यम का मतलब निवृत्त होना। तो कह रहे हैं कि इन धातुओं को छकार आदेश हो सित प्रत्यय परे रहने पर। अब कह रहे हैं कि इन धातुओं को छकार आदेश हो, तो अब यहाँ पर इस धातु में भी कहा गया है। तो अब कह रहे हैं कि इस धातु में जब छकार होगा तो पूरे इसके स्थान पर छकार होने लगेगा। तो इसके लिए एक अगला सूत्र आ जाएगा अलो अंतस। अलो अंतस का मतलब क्या कि अंतिम अल के स्थान पर छकार आदेश होगा तो पूरे धातु पर नहीं होगा, माने ई और स दोनों के स्थान पर छकार नहीं होगा, बल्कि अलो अंतस से अंतिम स के स्थान पर छ आदेश होकर के क्या हो जाएगा, इच्छ अ। तो जब इच्छ अ हो जाएगा तो तुरंत, यह भी आप लोगों ने पढ़ा है, छे च सूत्र आ जाएगा। छे च सूत्र क्या कहता है कि ह्रस्व स्वर है और उसके बाद यदि छ है तो कह रहे हैं कि वहाँ पर तुक का आगम हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, ह्रस्व को छकार परे होने पर तुक का आगम हो जाएगा। तो किस सूत्र से, छेच सूत्र से। तो ह्रस्व है ही ई, और तो उसका जो है क्या हो जाएगा, और बाद में क्या है आपका सित भी है, तो उसका जब आगम हो जाएगा तो अब क्या कंडीशन, क्या स्थिति बन जाएगी, ए तुक छ अ। अब तुक में भी अनुबंध लोप कर देंगे, उकार का और ककार का लोप हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, ई त छ अ। अब त और छ का संयोग है, तो त और छ का संयोग है तो प्रक्रिया आसान है। आप लोग जानते हैं कि अस्तोचुनाचु, तो अस्तोचुनाचु से त के स्थान पर च होकर के अब क्या हो जाएगा, ई च छ अ। अब अधीनम व्यंजनम परेण संयोजन से यदि यहाँ पर संयोग कर देंगे तो हो जाएगा इच्छ। जब इच्छ हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अब चूंकि स्त्रीलिंग में प्रकरण था, इच्छ बना हुआ है, तो अब यहाँ पर अजादत टाप सूत्र से टाप सूत्र लग करके और टकार और पकार का लोप करके और आज जो है छ में आ जाएगा तो हो जाएगा इच्छा। और जब इच्छा हो जाएगा तो फिर और आसान हो गया आपके लिए। क्या आसान हो गया, कह रहे हैं कि इसको प्रातिपदिक बनाएंगे, स्वौजस ले आएंगे, और जब स्वौजस ले आएंगे तो उकार का वसु लगाएंगे प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, तो इच्छा सु हो जाएगा, उकार का लोप कर देंगे, बचेगा स, और जब स बचेगा तो हल यहाँ बदेगा तो प्रयुक्तम हल से उसका भी लोप हो जाएगा और इच्छा जो है सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से इच्छा जो है सिद्ध हो जाएगा। तो इच्छा में तो बहुत दिक्कत नहीं थी, दिक्कत जो होगी आपके लिए, इसीलिए हमने आगे प्रकरण बढ़ाया ही नहीं। और चूँकि व्याकरण है और आप लोगों को ये लगता होगा कि क्यों ये पता नहीं आधा घंटा या आधा घंटा कहीं इधर उधर में हम ख़त्म कर देते हैं, तो कारण है कि व्याकरण है, और व्याकरण को ज़्यादा देर तक हम पढ़ाने लगे तो शायद आप लोगों के ऊपर भी बोझिल होने लगे और ज़्यादा समझ में आना जो है बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं किए हैं। अब अगला ही केवल हम व्याख्या करेंगे सूत्र की अप्रत्ययात। तो अप्रत्ययात क्या कहता है कि प्रत्ययांत धातु से स्त्री लिंग में अकार प्रत्यय हो।
लेकिन आप जब प्रत्ययांत को समझेंगे ही नहीं तो प्रत्ययांत धातु क्या है उसको आप क्या समझेंगे। तो प्रत्ययांत धातु को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक सूत्र में जाना पड़ेगा कि प्रत्ययांत धातु क्या है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि कहा गया है कि सनाद्यंत धातवः, ध्यान दीजिएगा तभी प्रत्ययांत समझ में आएगा जब सनाद्यंत धातवः को आप समझेंगे। सनाद्यंत धातवः क्या कहता है कि सन आदि जो धातु के अंत में लगे रहते हैं, फिर से सनाद्यंता कहने का मतलब क्या कि सन आदि प्रत्यय जिस धातु के अंत में लगे रहते हैं तो कह रहे हैं कि धातवः, उसे धातु संज्ञा कहा जाता है या प्रत्ययांत संज्ञा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, फिर से यही समझ लीजिएगा तभी जो है अप्रत्ययात सूत्र समझ में आएगा। सनाद्यंत धातवः, जिस धातु के अंत में सन आदि प्रत्यय लगे रहेंगे तो उन धातुओं की धातु या उन प्रत्ययों की धातु संज्ञा होती है अथवा उन्हीं धातु संज्ञा को प्रत्ययांत भी कहते हैं, प्रत्ययात भी कहते हैं। तो ये जो है ये आपका जो है माने धातु संज्ञा का जो है व्याख्या है। लेकिन सन आदि धातु का मतलब, आदि का मतलब क्या, तो कह रहे हैं कि सन आदि 12 धातु होते हैं। सन आदि 12 धातु होते हैं, माने कहने का मतलब कि सन आदि 12 प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के बाद लगते हैं। तो जब ये सन आदि प्रत्यय धातुओं में लगते हैं तो वो जो है सनाद्यंत धातु कहिए या प्रत्ययांत धातु कहिए। तो ये है, और वो जो आपके 12 धातु हैं एक कारिका में उसको कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, कहा ही गया है कि सन क्यच काम्यच क्यंग क्यसो अथाचार क्विप ऋज न्यस्तथा यगा येयंग ऋंग चेति द्वादशामी सनादय। तो ये 12 धातु हैं। तो इन 12 धातुओं में जिन भी धातु 12 धातुओं जो 12 प्रत्यय हैं, ये 12 प्रत्यय जिन भी धातुओं में लगेंगे तो प्रत्ययांत धातु या धातु संज्ञा कहे जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम चिकीर्षा सिद्ध करेंगे तो चिकीर्षा को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्री धातु में सन प्रत्यय लगाएंगे। तो क्री धातु में सन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धातु संज्ञा हो जाएगा, या इसे हम क्या कहेंगे, प्रत्ययांत धातु कहेंगे। तो यहाँ पर क्री सन, क्री धातु में जैसे ही सन प्रत्यय लगा वैसे ही क्या हो गया, धातु संज्ञा हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रत्ययांत कहेंगे। तो अब इस प्रकरण को थोड़ा सा अब हम लोग पढ़ें, कैसे क्री में सन प्रत्यय लगता है तो चिकीर्ष बनेगा, क्योंकि चिकीर्षा बनाने के लिए चिकीर्ष को बनाना पहले जरूरी है। तो पहले इसीलिए हमने आगे वाले सूत्रों की व्याख्या को रोक दिया है कि पहले आप इसको समझ लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि क्री में सन प्रत्यय लगेगा तो नकार का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्री स। जब क्री स बचेगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सन के रहने से आर्ध धातु की संज्ञा हो जाएगा, आर्ध धातु कम शेषा सूत्र से। तो जैसे ही आर्ध धातु कम शेषा से आर्ध धातु की संज्ञा हो जाएगा तो स तो वल है, तो क्या कहेगा, आर्ध धातु का से डबल आधे, इट का आगम होने लगेगा। जब इट का आगम होने लगेगा तो इस इट के आगम को एक सूत्र रोक देगा। सूत्र क्या है, एकाच उपदेश अनुदातात। क्या कहता है, एकाच उपदेश अनुदातात कहता है कि उपदेश की अवस्था में यदि एक अच हो अथवा अनुदात हो तो कह रहे हैं कि वहाँ पर इट का आगम नहीं होगा। तो जब वहाँ पर इट का आगम का निषेध हो जाएगा तो इट आगम आएगा नहीं। जब इट का आगम नहीं आएगा तो एक अगला सूत्र पुनः आ जाएगा, क्या, अज नगमाम सनि, अज नगमाम सनि। अज नगमाम सनि से क्या हो जाएगा,
जो क्री के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करने के अर्थ में क्री है, तो जो वहाँ पर क्री है तो यहाँ पर हरस वाला क्री होगा। ऐसे तो आप लोग परिचित हो गए होंगे, बहुत भली बात है। तो कह रहे हैं कि अजनगमाम शनि से सन प्रत्यय परे होने पर जो क्री का हरस्व री है वो दीर्घ में हो जाएगा, क्योंकि अजनगमाम शनि सूत्र क्या कहता है? कहता है कि अजंत धातुओं हन धातु और अच आदेश गम धातु अर्थात ईण, क्योंकि ईण धातु को भी गम धातु कहते हैं, गम धातु अर्थात ईण आदि धातुओं के स्थान में हुए गम आदेशों को दीर्घ हो झलादि सन परे रहते। तो सन प्रत्यय बाद में है, इसलिए उसके धातु के हरस्व को दीर्घ हो जाएगा। तो क के री का दीर्घ होकर के एक और री उसी में हो जाएगा, तो क्री हो जाएगा। क्री, तो क्री के बाद क्या हुआ आगे जो सन वाला स है, तो क्री स बचा। अब जब क्री स हो गया तो फिर यहाँ पर सार्वधातुकार धातुकयों से गुण प्राप्त था, परंतु गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईको झल सूत्र आ जाएगा, ईको झल। और जब ईको झल सूत्र आ जाएगा तो क्या कहता है? कहता है कि इगंत से परे झलाद सन कित होता है, अर्थात किद्वत होता है। ध्यान दीजिएगा, कित नहीं है, कित नहीं है, क्योंकि सन कित थोड़ी ना है, सन में कहीं का तो थोड़ी ना हुआ है। लेकिन ईको झल कहता है कि इगंत से परे झलादि, यदि सन प्रत्यय है तो कह रहे हैं कि वो किद्वत हो जाएगा, माने कित के समान होगा। तो क इत होगा, उसके समान होगा। तो जब क के ही समान जब सन प्रत्यय का प्रयोग होने लगेगा तो वहाँ पर किंगित च आ जाएगा। तो जब किंगित च आ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? न गुण होगा न वृद्धि होगा। तो गुण और वृद्धि का क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। जब बाद हो जाएगा तो कंडीशन वहीं की वहीं रही, क्री स। जब क्री स रहा तो अब आप इससे परिचित हैं कि अब तो हरस्व रिकार तो रहा नहीं क्री का, अब तो वो दीर्घ रिकार हो गया है, तो सूत्र वही आ जाएगा। इससे भी आप लोग परिचित हैं, रित इत धातु। रित इत धातु से उस रिकार का हरस्व ई हो जाएगा, और ई हो जाएगा तो उरण रपर की सहायता से रपर आदेश होकर के ईर हो जाएगा। जब ईर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? किर स, किर स। अब जब किर स आ जाएगा तो तुरंत अगला सूत्र, इसके भी आप लोग परिचित है, हलिच। हलिच सूत्र कहता है कि हल के उपधा को दीर्घ कर देगा, और जब दीर्घ कर देगा तो क का जो छोटा ई है वो बड़ी हो जाएगा, किर स हो जाएगा। जब किर स बन जाएगा तो यहाँ पर एक सूत्र आ जाएगा, आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो। अब आदेश प्रत्यय क्या कहता है कि ईण और क वर्ग से पर अपदांत सकार जो आदेश रूप हो अथवा आदेश का अवयव हो, तो कह रहे हैं कि उसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो जो दांत स है उसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो गया आदेश प्रत्ययो सूत्र से। तो जब उससे आदेश प्रत्ययो से मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो अमूर्धन्य सकार होकर के क्या हो जाएगा? किर श, किर श। तो जब किर श हो जाएगा तो वहाँ पर एक सूत्र आ जाएगा। अब किर सो तक आप नोट किए रहिए आप लोग। जब किर श हो जाएगा तो अब आ जाएगा सन यंगो। सन यंगो, सन यंगो सूत्र क्या कहता है कि सनंत और यगंत धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, यदि वे आजादी हों तो उनके द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यदि अंत में सन धातु हो या यंग धातु हो तो कह रहे हैं कि उसके प्रथम एकाच को, माने जो प्रथम में एक अच होगा तो एक अच होगा तो उसका द्वित्व हो जाएगा, और यदि व्यंजन के बाद यदि अच होगा तो व्यंजन का भी द्वित्व होगा और स्वर का भी द्वित्व होगा। तो जो पहले वाला जो की है, क है, हलंत है, और उसके बाद ई है, तो कह रहे हैं कि क का भी द्वित्व होगा, ई का भी द्वित्व होगा। तो अब क के साथ ई का जब द्वित्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? की। तो अब क्या हो जाएगा? जब की हो जाएगा तो की र स हो जाएगा।
की र स हो जाएगा। अब क में बड़ी का मात्रा, क में बड़ी का मात्रा, फिर र में हलंत, फिर स, एक कंडीशन हमारा बन गया किकिर स। जब किकिर स हो गया तो अब अगला सूत्र आ जाएगा कि हलादि शेष। अब हलादि शेष करता क्या है, दो काम करेगा। हलादि शेष, हलादि शेष कहता है कि आदि हल शेष होकर, आदि हल शेष होकर, माने ये जो है हल का लोप भी करता है नहीं भी करता है। तो यहाँ पर जो आदि हल है क्या है, की है, तो क है, क में ई है, तो क जो है आदि हल है। तो कह रहे हैं कि यहाँ लोप भी होगा लोप भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लोप नहीं करना है, क का लोप नहीं होगा। तो क का लोप नहीं होगा तो दूसरा काम जरूर करेगा, क्या कह रहे हैं कि जो उसका दीर्घ ई है पहले वाले क का, उसका ह्रस्व हो जाएगा। तो हलादि शेष से, हलादि शेष सूत्र से हल शेष होकर के ह्रस्व सूत्र से, ह्रस्व सूत्र से जो उसका आदि दीर्घ स्वर है उसका क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो ह्रस्व होकर के क्या हो जाएगा, की र स। फिर से मैं अलग अलग बता दे रहा हूँ। क में छोटी ई का मात्रा, फिर क में बड़ी ई का मात्रा, र स। अब इसको अजिनम व्यंजनम परिण संयोजन से मिला दीजिए तो हो जाएगा किकीर्ष। जब किकीर्ष बन जाएगा तो अब यहाँ पर एक आ जाएगा, और ये ध्यान दीजिएगा कि आपने जो सन यंगों से आपने द्वित्व किया है, तो जो पहला वाला द्वित्व आपने किया है उसको अभ्यास भी कहते हैं, उसका एक अभ्यास भी नाम है। अभ्यास का मतलब कि जो आप पहले से था और एक आपने उसको जो है ले आ दिया, तो की तो पहले से था, और माने किर का की तो पहले से था, और उस की को आपने ले आ दिया किस सूत्र से, सनयंगो सूत्र से। तो सनयंगो से एक की को और ले आया, तो जो आपने ले आया वो अभ्यास की हो गया। तो जो अभ्यास की हो गया तो अब कहता है कुहोश्चु। कुहोश्चु सूत्र क्या कहता है, कुहोश्चु सूत्र कहता है कि अभ्यास के जो आपने माने ले आया है, द्वित्व किया है आपने, अभ्यास के क वर्ग और हकार को च वर्ग आदेश हो जाता है। तो जो आपने ले आया है, पहले वाले की को ले आया है, तो उसके ककार को कुहोश्च सूत्र से च्युत आदेश होकर के क के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। तो च हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिकीर्ष। अब जब चिकीर्ष आ गया तब अब आ करके आपका वह सूत्र आ गया अप्रत्ययात। जब अप्रत्ययात हो गया तो इन्होंने क्या कहा कि प्रत्ययांत धातु से, इसकी व्याख्या सुन लीजिए, प्रत्ययांत धातु से स्त्रीलिंग में अकार प्रत्यय हो। तो प्रत्ययांत धातु से, फिर से मैं बाद में आपको उसी बात को मैं दोहरा दे रहा हूँ, दोहराया बहुत हूँ, और आप लोग इसको रिवाइज कर करके बार बार देखिएगा कि सन आदि ये 12 धातु जिस भी, सॉरी 12 धातु में 12 प्रत्यय, सन आदि जो है 12 प्रत्यय जिस भी धातु के बाद आते हैं उसकी धातु संज्ञा होती है, या उसी धातु संज्ञा का दूसरा नाम प्रत्ययांत कहा जाता है। तो सन प्रत्यय लग गया है क्री में, तो ये क्या हो गया, प्रत्ययांत धातु हो गया। तो प्रत्ययांत धातु होने के कारण अप्रत्ययात से, प्रत्ययांत धातु से स्त्रीलिंग में अकार प्रत्यय होकर के क्या हो गया, चिकीर्ष अ, चिकीर्ष अ। अब स का भी अ है, और बाद में जो है जो अप्रत्ययात का जो अप्रत्यय आ गया वह भी आ गया। तो कह रहे हैं कि आर्ध धातुक संज्ञा तो पहले से ही है, तो कह रहे हैं कि आर्ध धातुक संज्ञा होने के कारण अतो लोपः से जो आपने चिकीर्ष का अंतिम आकार जो है, तो कह रहे हैं कि उस चिकीर्ष के आकार का लोप हो जाएगा। तो चिकीर्ष के आकार का लोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिकीर्ष स में हलन बाद में अ, और जब उसको अजिनम व्यंजनम परिण संयोजन से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, चिकीर्ष। जब चिकीर्ष हो जाएगा तो अब यहाँ पर प्रकरण आसान हो गया। क्या हो गया, स्त्रीत्व विवक्षा में आप जो है अजादत टाप सूत्र से चिकीर्ष टाप करेंगे,
और टकार पकार का लोप कर करके हो जाएगा चिकित्सा। और जब चिकित्सा करेंगे तो उसको प्रातिपदिक बनाएंगे, स्वौजस ले आएंगे, माने प्रथमा व्यक्ति एक वचन में सुप्रत्यय ले आएंगे, और सुप्रत्यय जब ले आएंगे तो उकार का अलोप कर देंगे, स बचेगा, हल दीर्घात सूत्र से प्रयुक्तम हल से चिकित्सा जो है सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से चिकित्सा सिद्ध हो गया। और चूंकि इसमें प्रकरण ज़्यादा था इसलिए अगला प्रकरण मैं काट रहा हूँ, इसको आप रिवाइज कर करके आज खूब आप लोग सुन लीजिएगा, तब समझ में आएगा। जिनको नहीं समझ में आया है, हमने कमेंट देखा कि अभी समझ में नहीं आया, तो हम ऑन लाइव हैं, कोई क्लास में नहीं है कि जो हम बता दिए तो फिर पुनरावृत्ति उसकी नहीं होगी। जो हमने बोल दिया और रिकॉर्ड हो गया, तो आप उसका रिकॉर्डिंग बार बार सुनेंगे तो चिकित्सा कैसे सिद्ध हो गया है उसको आप लोग जान लेंगे। और चिकित्सा जब आप जान लेंगे तो इसमें जो है टाप प्रत्यय वगैरह लगा करके वगैरह अप्रत्यय से अप्रत्यय लगा करके आप आराम से इसको हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब चिकित्सा कर लेंगे तो आपके लिए ये आसान है। तो इस प्रकार से चिकित्सा जो सिद्ध हो गया। और जैसे चिकित्सा सिद्ध हुआ है वैसे ही पुत्र काम्या भी सिद्ध हो जाएगा। पुत्र काम्या माने आत्मनः पुत्रस्य शरणम, माने जो अपने पुत्र की इच्छा करता है, अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है, तो ये भी वैसे ही सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो काम्यच प्रत्यय है ये भी सनादि धातु में है, और सनादि धातु में तो ये भी प्रत्ययांत हो जाएगा, माने धातु संज्ञा हो जाएगा, प्रत्ययांत संज्ञा हो जाएगा। तो इसमें भी माने अप्रत्ययात से अप्रत्यय लग जाएगा। जैसे संक्षेप में कि पुत्र शब्द से काम्यच प्रत्यय करके सनादंता धातव से धातु संज्ञा होकर पुत्र काम्य धातु बना, और अतः यह भी प्रत्ययांत धातु है। तो यहाँ पर अप्रत्ययात से अप्रत्यय लगा करके सारी प्रक्रिया पूरी कर करके आप जो है पुत्र काम्या को आप जो है सिद्ध कर देंगे स्त्री विवक्षा में टाप वगैरह प्रत्यय लगा करके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसको आज खूब सुनिएगा और इसको हल करिएगा, और जब हल करेंगे तब आपके समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी जो बचा हुआ है, माने आज के प्रकरण में हम थोड़ा सा लंबा खींचने वाले थे, लेकिन ये दिक्कत है कुछ हमारे समय के लिए, और ये थोड़ा सा जो चिकित्सा है ये भी लंबा प्रकरण है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसीलिए हमने आगे बढ़ा नहीं। तो हम जो है पुनः बाकी सूत्रों के साथ हम सोमवार को मिलेंगे। तो पुनर्मिलामः। राम राम।